हेलो बच्चों, आप सबका द ब्राइट लर्निंग हब में स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 सॉल्व कर चुके हैं, जो कि यूथ बुक से लिया गया है और उसकी प्ले लिस्ट बन चुकी है। आप प्ले लिस्ट में जाके उसका भी अभ्यास कर सकते हैं। और जो लोग आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें। क्लास कैसी लगी इसका कमेंट करके जरूर आंसर बताएं। इसके PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इसकी PDF आप लोगों को मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? तो पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसके बारे में जानते हैं कि अंग्रेजों ने किसे भेजा था, तो सर थॉमस रॉ को। कब? 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में भेजा था। प्रश्न संख्या दूसरा, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में किस वंश का शासन था? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गहड़वाल। अच्छा, इसका अंतिम शासक कौन सा था? तो अंतिम शासक का नाम है जयचंद। इस वंश का अंतिम शासक था। प्रश्न संख्या 3, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिनार। तो गुप्त काल को हम इसलिए स्वर्ण काल भी जानते हैं। चांदी के सिक्का को रूपक, कल पेपर में था रूपक। प्रश्न संख्या 4, जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपवास द्वारा प्राण त्याग देना, इसको बोलते हैं संलेखना। प्रश्न संख्या 5, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रश्न संख्या 6, 1833 में के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो पहला पढ़ते हैं। इसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, तो 1833 के अनुसार ये सही है। और इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया, ये भी सही है। इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया, ये भी सही था। और इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। तो 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार ये सभी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सत्य हैं। प्रश्न संख्या 7, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, कब हुआ था? 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। तो कब हुआ था? अगर फिक्स डेट पूछे तो 7 सितंबर 1931 को। प्रश्न संख्या 8, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण आंदोलन। ये कब हुआ था अगर पूछ ले तो ये हुआ था 1917 में। प्रश्न संख्या 9, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्जन। तो कब? 16 अक्टूबर 1905। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और दिल्ली दरबार कब? 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। और इस समय गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर का नाम पूछ लिया जाता है, तो गवर्नर थे लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। प्रश्न संख्या 10, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग ने। प्रश्न संख्या 11, उच्चतम लवणता पाई जाती है, तो किस में है? ऑप्शन, इसमें लवणता सभी में पाई जाती है लेकिन उच्चतम पूछा है, तो सबसे ज़्यादा वॉन झील जो टर्की में है। प्रश्न संख्या 11 का आंसर डी।
प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखो एक कौन सा सही नहीं है, तो जल वाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है, तो ये सही है। और अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा, ये गलत हो गया, क्योंकि विषुवत रेखा नहीं, एक कर्क रेखा तथा मकर रेखा के सहारे पाई जाती है, तो यही आंसर है इसका, क्योंकि ये विषुवत रेखा गलत पूछा था इसमें। प्रश्न संख्या 13, लवणीय जल में उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हेलोफाइट्स, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 14, सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखो इसका आंसर है 14 का दिल्ली। दिल्ली में क्या है? तो दिल्ली का है अर्ध शुष्क, मुंबई उष्ण आर्द्र, और जोधपुर तो पता है राजस्थान साइड है, तो शुष्क होगा। और डी बचा है आर्द्र। तो देखो सी का पहला किसमें है? सी का पहला इसमें, तो इसमें ये तो सबको पता था, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी अब पहले का दूसरा इसमें है, तो ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 15, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो पहला कौन है? तो फर्स्ट पे है यूपी, दूसरे पे है महाराष्ट्र, तीसरे पे है बिहार, और चौथे पर पश्चिम बंगाल। अगर ऑर्डर पूछ ले तो इसलिए इसका आंसर पूछा है कि द्वितीय पूछा, द्वितीय कौन है? महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 16, एंट्री पार्ट व्यापार से तात्पर्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। प्रश्न संख्या 17, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इस तरफ दिए तेल शोधक कारखाने और दूसरी तरफ राज्य, तो इसमें तटीपाका कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। कोयली कहाँ है? गुजरात में है। और नागापट्टिनम, ये तो देखो इस तरह के नाम से मालूम पड़ता है कि ये साउथ साइड के होंगे, तो साउथ साइड का एक ही राज्य दिया है तमिलनाडु, इसका बी। और नुमालीगढ़, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये असम में। तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, पहले का तीसरा, ये देखो यहीं पर है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर सुझाव दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन ए, राज्य समिति। प्रश्न संख्या 19, बैंक दर का आशय है, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। प्रश्न संख्या 20, अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब क्या? विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो, ऑप्शन ए इसका सही है। प्रश्न संख्या 21, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 लाख से। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विधियों को स्वीकृत करना ना स्वीकृत करना राष्ट्रपति की सलाह है, वैसे किसी की सलाह नहीं लेता है, ऑप्शन बी, उसकी इच्छा के अनुसार होता है। प्रश्न संख्या, केवल धन विधेयक को छोड़कर। प्रश्न संख्या 23, नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2 आर कहा गया है, तो भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है, और दूसरा संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो प्रेसिडेंसी तो है लेकिन प्रेसिडेंसी है नहीं, तो इसका 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन इसका सही व्याख्या नहीं करता ए आर की, तो ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में नहीं है? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विरोध का अधिकार। प्रश्न संख्या 25, हम न्यायिक
पुनरावलोकन की व्याख्या देखते हैं। तो क्या इसमें भारत और यूएसए दोनों में संविधान, भारतीय संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है का आर्टिकल 13, 32, 136 और 226, 227 के अंतर्गत पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 26, निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता, मतलब जो सबको यूनिवर्सल डोनर है तो वो सबको देता है, और सर्वग्राही क्या है अगर पूछे तो ए बी। प्रश्न संख्या 27, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाटसन और क्रिक। अच्छा, इनको पूछे तो नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1962 में नोबेल पुरस्कार। प्रश्न संख्या 28, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनता है। तो किससे? अभी देखो ये आरओ एग्जाम में पूछा गया था ये सेम क्वेश्चन। तो HCl और HNO3 3:1, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 29, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दृष्टि विद्युत धारा में परिवर्तित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन डी, रेक्टिफायर द्वारा। प्रश्न संख्या 30, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने में किया जाता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोलर रेडिएशन को। प्रश्न संख्या 31, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है, जब अंकों को आपस में बदल दिया जाता तो संख्या 36 कम हो जाती है। तो बदली हुई संख्या, देखो इसमें पूछा है बदली हुई संख्या और ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें 82, 8, 2, 10, अगर इसमें क्या बोला है कि दोनों संख्या में का योग 10 है और आपस में बदल जाने से 36 हो जाता है। तो 82 अगर उल्टा 28 करेंगे तो क्या घटने 36 नहीं, 37 और उसने उल्टा कर देंगे तो 73, तो कितना हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस? हाँ, इनका डिफरेंस 36 हो रहा है। और यहाँ पर 73 माइनस 36, तो यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पे 37 घटेगा तो 36 आएगा, और बाकी 28 फिर 82 इन दोनों डिफरेंस करेंगे तो 36 नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। तो इसने पूछा है कि बदली हुई संख्या, इसने दूसरी संख्या पूछी है। यदि पहली संख्या पूछता तब तो इसका आंसर 73 हो जाता है, लेकिन इसने पूछा कि बदली हुई संख्या, तो जैसे संख्या मानते हैं 10x + y मानते हैं तो प्रारंभिक संख्या ये मानते हैं, तो उसने बदली हुई संख्या पूछा है 10y + x, तो उल्टी पूछी है। नहीं तो वैसे तो आंसर 73 हो जाता, तो उल्टी पूछी है दूसरी, तो ऑप्शन हो जाएगा 37। प्रश्न संख्या 32, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है? तो इस तरह अनुपात दिया है, तो इसको अनुपात को 3:2 को, अगर 3:2 को हम 300 और 200 मान लेते हैं, तो 300 क्या है इसमें आगे वाले बॉयज हैं गर्ल्स हैं। तो इसमें बोला है कि 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। तो 20% तो 80% नहीं प्राप्त करते हैं, मतलब 300 का 80% हो जाएगा। और यहाँ पर लड़कियों में कितना 25% प्राप्त करता है, तो 75% नहीं प्राप्त करता है, तो 200 का 75%। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 × 300, 8 × 24, 240 ये हो गया, और 25 × 75, 25 को 100 और 4 से काटेंगे तो 4 × 5 = 20, 50, ये 150, 150 गर्ल्सों का और 240 लड़के, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 0, 4 और 5 9 और 3, 390 हो गया। टोटल कितने हैं 500 × 100, तो 100 × 500, 100 और 5 से काटेंगे तो 5 × 7 = 35 और 5 × 8 = 40, तो कितना हो जाएगा 78%, ऑप्शन डी। इसको साफ कर लेते हैं। इसने पूछा है कि इकाई, दशक, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,19,841 का वर्गमूल क्या है? तो इसको वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक जानते हैं कि 51,9,8,4,1 लिखा है। तो सबसे पहले लास्ट वाला डिजिट है, तो या तो यहाँ पे 1 आएगा या 9 आएगा, तो 9 तो ऑप्शन में दिया है, 1 या 9 आएगा। लेकिन देखो एक कॉमन सेंस है कि अगर 60 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 3600 के आसपास पहुंचता है, 3600 के, तो ये तो ज़्यादा, मतलब इसमें वर्ग निकालने के लिए वर्गमूल इसके बाद 1 अंक छोड़ दिए जाते हैं,
और फिर इसके देखा जाता है। तो इसको देखो, अगर 62 का करेंगे तो लगभग 3600-3700 के आसपास आएगा। तो ये तो ऑप्शन दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो अब 7-7-49 इसका पास पहुंच रहा है, और 73 7-7-49 50 के आसपास, इन दोनों में से एक आंसर है। तो इन दोनों में से एक आंसर है, तो इसमें क्या करते हैं कि एक कोई निकाल लेते हैं। 721 इंटू 721 करेंगे तो कितना जाएगा, 721, फिर हो जाएगा 2 4 7 दूनी 14, और फिर कितना हो जाएगा 2 बार 7 एकम 7, और 7 दूनी 14, और 7-7-49 1 50। तो देखो यहाँ पे 1 4 8 9 4 1 5, और यहाँ पे सॉरी 1 और फिर 5, क्योंकि 0 और 1 यहाँ 5। तो इसका आंसर देखो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34। एक कक्षा में छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 है। दो नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और अन्य छात्रों से कम हो, तथा 5 छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 हो जाता है। तो इसको देखते हैं सॉल्व करके। एक पेज लेते हैं खाली। तो 3 छात्रों में से कक्षा का औसत कितना था, 25 में से 18। तो इसको देखेंगे, तो 3 छात्रों का औसत कितना है, दिया है 18। तो कितना जाएगा, 18 इंटू 3 54, और टोटल अगर 5 छात्र हैं, 5 छात्रों का कितना 20, तो 5 इंटू 20 कितना जाएगा 100। तो जो 2 छात्र हैं शेष, उसको अगर 100 में से 54 घटा देंगे तो शेष 2 छात्रों का निकल आएगा। तो कितना आएगा 46। उसने बोला है कि छात्र एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, और जबकि इसने बोला कि वह न्यूनतम अंक कितने हैं, मतलब मैक्सिमम 25 पाए जा सकते हैं एक छात्र द्वारा। तो एक छात्र द्वारा अगर 25 निकल गए तो बचे कितने 21 दूसरे छात्र द्वारा, क्योंकि इसने बोला है कि मिनिमम तभी निकलेगा जब दूसरे को फुल एंड फुल मार्क मिल जाएगा। तो इसमें 25 माइनस करेंगे तो दूसरे को 21। तो यही पूछा है उसने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 35। 2 की घात x इंटू 5 की घात x के अंत में 5 होता है, तो x का मान कितना होगा। तो पहली बात तो यहाँ पर 2 है और 5 है, तो x की पावर कितनी भी ले लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, कुछ भी लो, n तक कुछ भी लो। अगर हम 1 लेते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, तो कितना आएगा 10, मतलब इकाई अंक में 0 आएगा। तो उसने बोला है कि अंत में 5 होता है, तो 5 तो किसी कंडीशन में आएगा। अगर 2 भी रखते हैं तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 इंटू 5 की पावर 25, देखो 100, मतलब लास्ट में 0 तो आएगा ही। बोला कि ये बोल रहा है कि अंत में 5 आएगा, तो 5 तो किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 36। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस के कितने कांड हैं। तो तुलसीदास द्वारा रचित, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 कांड। कौन कौन से, इसको एक बार जान लेते हैं। एक तो होता है बालकांड पहले, फिर दूसरा आता है अयोध्या कांड, फिर तीसरा आता है अरण्य कांड, और चौथा आता है किष्किंधा कांड, और 5वां आता है सुंदरकांड, 6वां आता है लंका कांड, और 7वां आता है उत्तरकांड। अगर कहीं पूछ ले तो एक कांड। प्रश्न संख्या 37। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चे को पढ़ाते हैं, तो लोहे के चने चबाना मतलब ऑप्शन ए बहुत कठिनाई झेलना। प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को पहचानिए। राधा घर नहीं है, ये तो गलत ही लग रहा। राधा पाठशाला बैठे आ, गलत है। आप अवश्य सुनने होंगे और मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, तो पढ़ने देखो यही सही है।
ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 39, अन्न और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो 39 का आंसर है ऑप्शन ए, अनाज और दूसरा। पहले वाले अन्न का है अनाज और दूसरा अन्य मतलब दूसरा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 40, इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती का समानार्थी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन सी, सुधी। सुधी किसे बोलते हैं? तो बोलते हैं पंडित को या विद्वान बोल सकते हैं। और बाकी बागीश्वरी, शारदा, वाणी ये सभी सरस्वती के समानार्थी शब्द हैं। प्रश्न संख्या 41 को आप लोग पैसेज को ध्यान से पढ़ना और इसका आंसर निकालने की कोशिश करना। इसका आंसर बताते हैं आपको, और इसको बार बार पेपर में इस पहले क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करें, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पूछ जाता है और इतना लंबा पैसेज पढ़ने में और इसका आंसर निकालने में आपका टाइम ज़्यादा जा सकता है। तो कृपया इसको बाद में करें, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से पूछा जाता है। अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पैसेज से। इसका आंसर देखते हैं 41 का। What did archaeologists note to do the study about the prehistoric man? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, looked for treasures। प्रश्न संख्या 42, इसमें देखो इनकरेक्ट पार्ट कौन सा है? द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर इन माई ओल्डर ब्रदर। यहाँ पे ओल्डर नहीं होगा, यहाँ पे एल्डर होना चाहिए, तो ELDER। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 43, खाली जगह ताजमहल इज खाली जगह मॉन्यूमेंट सिंबलाइजिंग लव। तो यहाँ पे आना चाहिए द ताजमहल इज मॉन्यूमेंट, मतलब यहाँ पे आएगा ए, क्योंकि स्वर नहीं या व्यंजन शुरुआत हो रहा, नहीं तो एन था। प्रश्न संख्या इसका आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन ए। देखते हैं 44, इनकरेक्ट रिपोर्टेड फ्रॉम द गिवन द सेंटेंस। तो रवि सेड टू हिज फ्रेंड कॉमा इनवर्टेड कॉमा वर्क हार्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रवि एडवाइज हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। प्रश्न संख्या 45, दे विल लाफ एट यू। 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यू विल बी लाफ एट बाई देम। प्रश्न संख्या 46, यदि ए को 1 बी को 2 तो जेड को 26 इस तरह लिखा गया है। तो इसका प्रॉब्लम का पूछा है। तो प्रॉब्लम पी कितना होता है? 16 प्लस आर होता है 18, ओ होता है 15, बी होता है 2, एल होता है 12, ई होता है 5, एम होता है 13। अगर इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 13 और 5 18 और 2 20 और 10 30 31 32 और 5 37 और 10 47 और 8 55 और 10 65 65 और 5 71 और 10 81। तो ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 47, तो इसको आप लोग इसमें देखना कि इसने बोला है कि v जो v है वो s से बड़ा है। तो ऐसे इसको डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि v इसने बोला है कि v से बड़ा है, लेकिन इसने बोला है कि u के बराबर है और t के बराबर भी है। यहाँ पे बोला t के बराबर भी है, तो t के बराबर हो सकता है, तो s से बड़ा कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बड़ा भी है छोटा भी है। तो इसमें ये तो गलत हो गया। इसने बोला है कि h बराबर है और b के, तो b तो यहाँ पे है, तो b के बाद यहाँ पे सिंबल पहले ही बोल दिया कि b से बड़ा है, तो बराबर h तो संबंध हो ही नहीं सकता है, तो ये भी गलत है। तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2। प्रश्न संख्या 48, उसने बोला कि 12 नवंबर 2018 को गुरुवार, तो उसने बोला कि 15 नवंबर 2021। तो देखो यहाँ पे डेट सेम है, मंथ सेम है, 18 से 21 तक जाना है। तो 18 से 19 20 21 3 साल तो ये हो गया। और इसमें देखो बीच में 18 के बाद 2020 आएगा जो वो लीप ईयर है, तो एक दिन और ऐड हो जाएगा, तो प्लस 4 दिन ऐड कर देंगे। 4 दिन ऐड करेंगे तो गुरुवार से आएगा शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। सोमवार इसका आंसर ऑप्शन बी। उसने बोला कि यदि श्रृंखला के पहले आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए तो दाएं से 18 में के, इसको ध्यान से देखना पड़ना, के दाएं 15 में पद होगा। तो इसको क्या करना है? उलट देना है आधे को। पहले काउंट करते हैं कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो 22 से तो 11 पलटने हैं, तो 11 कहाँ रहा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 7 आ रहा, तो यहाँ से पलटना है।
तो हो जाएगा 7p परसेंटेज 5 के डॉलर 1 2 हैज R3 पर सीधा लिखना है। तो एंड एन वाई प्लस एक्स वी स्लैश एल क्यू एट द रेट और 1। उसने बोला है कि दाएं से 18 में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो उसने बोला कि 18 के ये हो गया 18 में। उसने बोला 18 में के दाएं, अब मैं बोला है कि के दाएं 15 में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो 15 कौन सा आ रहा है? क्यू। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 50। विद्यालय में केजी 1 के प्रवेश आवेदनों की संख्या में तेजी वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप कई आवेदक अस्वीकार कर दिए गए हैं, जिससे अभिभावकों में क्रोध उत्पन्न होता है। तो इसमें कार्यवाही में क्या दिए हैं कि चयन के मापदंडों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। तो ये तो सही है। और विद्यालय में सभी छात्रों को शामिल करने के लिए दोपहर का बैच शुरू करना चाहिए या एक नई शाखा खोलनी चाहिए। ये भी सही है, जिससे सभी विद्यार्थियों को मौका मिल सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 और 2 दोनों मजबूत हैं। प्रश्न संख्या 51। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इनकी एक और भारत दुर्दशा याद रखना किसकी है, वो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रश्न संख्या 52। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिथिला। प्रश्न संख्या 53। निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न संख्या 54। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जी टॉन्सले। प्रश्न संख्या 55। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो नेपाल से लगे हुए राज्य कौन सा इसमें दिया? तो नेपाल यहाँ पड़ता है, नेपाल, ये सिक्किम, यहाँ भूटान। तो देखो नेपाल से पास ऑप्शन ए के दिया है जो सिक्किम, तो यहाँ पे ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 56। निम्नलिखित में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो चीन। चीन की सबसे ज्यादा 14 देशों सीमाएं लगती हैं। प्रश्न संख्या 57। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 58। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर था? तो कब था? कुषाण काल में। ऑप्शन इसका डी। प्रश्न संख्या, अब देखो यहाँ पर करंट क्वेश्चन सभी में बहुत ज़्यादा ओल्ड दिए हैं, जबकि पेपर अभी 2025 का है। तो इसमें बुक में जितना भी है सभी करंट पे, करंट वाला पोर्शन इसको स्किप करते हुए प्रश्न संख्या सीधा हम पहुँचेंगे। 10 करंट क्वेश्चन आते हैं, तो स्किप करके सीधा प्रश्न संख्या 71 पर इसको पढ़ेंगे गद्यांश को। विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को ना आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी बनी हुई है। वनों में उगे पौधों की हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनसे हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वहीं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस को सोखने की क्षमता भी होती है, जिससे हवा में गैस का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके हमारी पृथ्वी की सुरक्षा होती है। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या
का समाधान वनों के संरक्षण से संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदियां अपने भीतर जल की अमृत धारा संयोकर प्रवाहित होती है। तो अब इसमें देखते हैं एक एक करके प्रश्न। वनों का मूल आंकने का अर्थ क्या है? तो पैसेज में ऊपर दिया था कि वनों का महत्व समझना। प्रश्न संख्या 72, आश्रय स्थल से अभिप्राय है। तो रहने का, आश्रय मतलब रहने का स्थान। प्रश्न संख्या 73, वनों के संरक्षण से अभिप्राय है। 73 का आंसर क्या हो जाएगा? वनों को बचाना। प्रश्न संख्या 74, वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? तो किस प्रकार करते हैं? वर्षा कराने में सहायक बनकर। प्रश्न संख्या 75, नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित हो सकती है? 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वनों के। समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता है वह जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है और धन खोने पर वापस पाया जा सकता है, परंतु बीता हुआ समय कभी नहीं लौटाया जा सकता है। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस उम्र में समय की कद्र करना सीख जाते हैं वह भविष्य की तरक्की की ऊंचाइयां छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि समय के सदुपयोग कर अपने पैरों के निशान छोड़ गए हैं। जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते वे केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहे विश्राम कर लें परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है, अतः छात्रों को समय की कीमत पहचानकर इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? पैसेज गद्यांश के बाद समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे व्यर्थ न करना। प्रश्न संख्या 77, छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? तो आप लोगों के लिए समझ सकते हैं इसका आंसर क्या है। पैसेज में दिया था, तो इसका दिया था जो इसकी महत्वता समझते हैं वे सफल होते हैं। प्रश्न संख्या 78, समय धन से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि। 78 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं। ऑप्शन प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? तो 79 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रमाद। प्रश्न संख्या 80, इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छात्र जीवन और समय। तो यहाँ पर हमने 1 से लेकर 80 तक प्रश्न सॉल्व किए हैं और सभी का आंसर विधिवत जाना है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करके कमेंट करके बताएं। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम करना ना भूलें। और इसके जो अब 20 क्वेश्चन जो डीआई के बचे हैं उसकी इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहां से आप लोग, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और जिन लोगों को केवल जीएस अकेले पढ़नी है और बाकी कोई लोग डीआई नहीं करना चाहते हैं तो वो लोग यहीं से इसको बंद कर सकते हैं। और बाकी जिसको डीआई पढ़ना है वो डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी लिंक वहीं दी हुई है। इसके 20 क्वेश्चन वहाँ विधिवत डिटेल सॉल्यूशन के साथ वहाँ सॉल्व करवाए गए हैं, क्योंकि उसको 20 क्वेश्चन सॉल्व कराने के लगभग अभी आधा घंटा, लगभग 30 मिनट का टाइम लगता है। तो इसके लिए आप लोग लिंक पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और लास्ट में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट जरूर किया करें। थैंक यू।